नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात बंगाल के दूसरे दौर की 30 सीटों के मतदान की। हम आपको नंदीग्राम के उस महाजंग की पूरी कहानी बताएंगे और हम नेताओं के दावे से ज्यादा आपको दिखाएंगे जमीनी हकीकत। हम आपको बताएंगे कि कैसे नंदीग्राम सबसे बड़ा मुकाबला बन चुका है दोनों ही पार्टियों के लिए। हर पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है नंदीग्राम में और हम आपको ये भी दिखाएंगे विश्लेषण करके कि बूथ स्तर पर पिछले बार के चुनाव में क्या हुआ था, जिसकी वजह से आज क्या हो सकता है। ठीक 11 घंटे बाद नंदीग्राम में वोटिंग होनी है। वैसे तो 294 सीटों पर वोटिंग होनी है, नंदीग्राम पर चर्चा, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। उससे त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर चर्चा इस वक्त ये हो रही है कि जो उपचुनाव उत्तराखंड में होना है वहां पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट से त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम गायब है। उत्तराखंड से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र पर बड़ी खबर है ये। उपचुनाव में प्रचारकों में उनका नाम ही शामिल नहीं है। वापस रुख नंदीग्राम का करते हैं। 294 सीटों पर वोटिंग होनी है कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में, कल 30 सीटों पर दूसरे दौर में, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा नंदीग्राम की हो रही है। क्या नंदीग्राम, पिछली बार भवानीपुर से लड़ी थी ममता बनर्जी, क्या नंदीग्राम ममता बनर्जी को सूट करेगा? क्या शुभेंदु बनेंगे उनके राह के सबसे बड़े रोड़े? जी हाँ, हम सिर्फ नेताओं के दावे नहीं, आज तक के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने तमाम आंकड़े बूथ स्तर के इकट्ठा किए हैं, उसको एनालाइज किया है और उसके आधार पर यह रिपोर्ट देखिए। नंदीग्राम के चुनावी समीकरण को समझे बिना आप ममता और शुभेंदु की सियासी ताकत का आकलन नहीं कर सकते हैं। आज हम आपको कुछ पॉइंट्स के जरिए नंदीग्राम सीट की एक एक डिटेल बताएंगे। सबसे पहले आप समझिए नंदीग्राम की लड़ाई सबसे अहम क्यों है। नंदीग्राम में आंदोलन के बाद ममता सत्ता में स्थापित हुई। जमीन अधिग्रहण आंदोलन से लेफ्ट का पतन और ममता का उत्थान हुआ। नंदीग्राम से ममता की छवि किसान समर्थक वाली बनी। नंदीग्राम से ममता ने दक्षिण बंगाल से खुद को जोड़ा। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी के वर्चस्व का गढ़ माना जाता है। 2016 में शुभेंदु 67% वोट के साथ नंदीग्राम से जीते। शुभेंदु ने ममता के लिए नंदीग्राम आंदोलन की पटकथा लिखी। नंदीग्राम आंदोलन से शुभेंदु अधिकारी लाइमलाइट में आ गए। एक बात साफ है कि नंदीग्राम की सियासी लड़ाई को जीतने के लिए टीएमसी और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अगर आप 2016 और 2019 में हुए चुनावों के परिणाम का विश्लेषण करें तो नंदीग्राम रण की बात समझ सकते हैं। आज तक के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट यानी DIU ने नंदीग्राम विधानसभा सीट के एक एक बूथ की डिटेल जुटाई। उस डिटेल से आप समझ सकते हैं कि नंदीग्राम में किसका बूथ मजबूत है। यहाँ आपको समझना है कि नंदीग्राम विधानसभा सीट 2 ब्लॉक में बटा हुआ है। नंदीग्राम ब्लॉक 1 जिसमें 2 कस्बे और 98 गांव हैं, जबकि नंदीग्राम ब्लॉक 2 जिसमें 1 कस्बा और 40 गांव हैं। नंदीग्राम ब्लॉक 1 में कुल वोटर 2,07,835 हैं, जिनमें हिंदू वोटर हैं 66% और मुस्लिम वोटर हैं 34%, जबकि नंदीग्राम 2 में कुल वोटर हैं 1,23,219, जहां हिंदू वोटर हैं 88% और मुस्लिम वोटर हैं 12%। अगर आप दोनों ब्लॉक के वोट जोड़ दें तो कुल वोटर नंदीग्राम में 3,31,054 हैं, जिसमें 74% हिंदू और 26% मुस्लिम वोटर हैं। बड़ी बात यह है कि नंदीग्राम ब्लॉक 1 में 1/3 मुस्लिम वोटर हैं, जिनकी पहली पसंद टीएमसी मानी जाती है, जबकि नंदीग्राम ब्लॉक 2 जहां हिंदू वोटरों की तादाद करीब 90% है, यहां पर बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। आपने नंदीग्राम विधानसभा सीट का भूगोल समझा। अब 2016 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से पोलिंग बूथ पर कौन मजबूत, इसका गणित समझाते हैं। 2016 विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जीते। चुनाव में 264 पोलिंग बूथ पर टीएमसी नंबर 1 पार्टी थी, जबकि 7 पोलिंग बूथ पर लेफ्ट और बीजेपी नंदीग्राम के किसी बूथ पर लीड नहीं कर सकी थी। वहीं 2019 के चुनाव में भी नंदीग्राम के दोनों ब्लॉक में 244 पोलिंग बूथ पर टीएमसी आगे रही। बीजेपी सिर्फ 34 बूथ पर, जबकि लेफ्ट किसी भी बूथ पर आगे नहीं रहा। यानी अगर नंदीग्राम के पोलिंग बूथ के पुराने आंकड़े देखें तो
तो टीएमसी का बूथ सबसे मजबूत है। लेकिन 2021 में बड़ा अंतर यह है कि 2016 और 2019 में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे और इस वक्त बीजेपी से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस इलाके में शुभेंदु की अच्छी पैठ मानी जाती है। अगर 2016 और 2019 के चुनाव में नंदीग्राम के पोलिंग बूथ में 40% से ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी को देखें, तो भी टीएमसी नंबर 1 रही। 2016 विधानसभा चुनाव में ऐसे 270 पोलिंग बूथ थे जहां टीएमसी को 40% से ज्यादा वोट मिले, जबकि 31 बूथ पर लेफ्ट को 40% से ज्यादा वोट मिला। वहीं बीजेपी के खाते में ऐसा एक भी बूथ नहीं था जहां 40% से ज्यादा वोट मिला हो। 2019 की बात करें तो टीएमसी को 272 बूथ पर 40% से ज्यादा वोट मिला, जबकि बीजेपी सिर्फ 82 बूथ पर 40% से ज्यादा वोट पा सकी। ये वही आंकड़े हैं जिसके चलते शुभेंदु ने पूरी ताकत नंदीग्राम के ब्लॉक 2 में झोंक रखी है, जहां पर करीब 90% हिंदू हैं। बड़ी बात यह है कि नंदीग्राम में ममता को कभी प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार ममता को नंदीग्राम में डेरा डालना पड़ा, क्योंकि लड़ाई उस शुभेंदु से है जो कभी टीएमसी के वफादार थे। इसे आप यूं समझिए। ममता बनर्जी के पक्ष में जो बात जाती है वो ये है कि वो 10 सालों से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और शुभेंदु के पक्ष में जो बात जाती है वो ये कि ममता की हर रणनीति के बारे में वो जानते हैं। नंदीग्राम टीएमसी का गढ़ है, सबसे बड़ा चेहरा है, टीएमसी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। नंदीग्राम शुभेंदु की कर्म भूमि है। যে গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করি বলে হয়তো সবটা পারবো না, যতটা পারবো অন্তত যাই মানুষের কাছে। गलती फिल्दी लैंग्वेज यूज करता है। ममता बनर्जी का बात का कोई असर इधर नहीं पड़ेगा। इधर ममता बनर्जी को लोग पूरा के पूरा कड़ा से कड़ा उसका समुचित जवाब मिल जाएगा। एक तारीख इतिहास रचेंगे तो हार के भागेगी उसे इतिहास। मेरा उसको सुझाव है, एक से एमएलए का पैड छापाना चाहिए जल्दी। नंदीग्राम में लड़ाई जबरदस्त है और नंदीग्राम का परिणाम बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेगा। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। सियासी परिदृश्य नंबर 1, नंदीग्राम में ममता और बंगाल में टीएमसी की जीत। ममता बनर्जी की छवि पर जनता की मुहर लगेगी। ममता बनर्जी का कद राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ेगा। सियासी परिदृश्य नंबर 2, नंदीग्राम में ममता की जीत और बंगाल में टीएमसी की हार। 10 साल बाद सीएम की कुर्सी छिन जाएगी। बंगाल विधानसभा में विपक्ष की नेता सियासी परिदृश्य नंबर 3, बंगाल में टीएमसी की जीत, नंदीग्राम में ममता की हार। ममता बनर्जी की पर्सनल इमेज को बड़ा धक्का लगेगा। टीएमसी ममता बनर्जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। 6 महीने के अंदर ममता को चुनाव जीतना होगा। सियासी परिदृश्य नंबर 4, बंगाल में टीएमसी और नंदीग्राम में ममता की हार। बीजेपी और शुभेंदु के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। शुभेंदु अधिकारी का सियासी कद बहुत बढ़ जाएगा। बीजेपी की सरकार में शुभेंदु को अहम जिम्मेदारी मिलेगी। यानी नंदीग्राम ही ममता बनर्जी से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक सबकी किस्मत तय कर देगा। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, नंदीग्राम, आज तक। तो चलिए, अब कुछ घंटों का है इंतजार, कहां कहां पर पश्चिम बंगाल और असम में होने वाला है कल मतदान। आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। शुरुआत हम पश्चिम बंगाल से कर रहे हैं। तो आपको बताएं, दक्षिण 24 परगना में कुल 30 सीटों में से 4 सीटें हैं जहां वहां पर वोट होनी है। इसी के साथ पश्चिमी मिदनापुर में 9 सीट है जहां पर वोटिंग होनी है। बांकुड़ा में 8 सीटें हैं और पूर्व मिदनापुर में 9 सीटें। तो ये बंगाल में जो 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब हम आपको 2016 में जो परिणाम था वो जल्दी से बता देते हैं। यहाँ पर जो कुल 30 सीटें हैं उनमें से 21 सीटों पर पिछली बार टीएमसी की जीत दर्ज हुई थी। 4 सीटों पर लेफ्ट सीपीएम की और फिर 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की। ये 2016 के विधानसभा चुनाव का हम आपके सामने जो परिणाम है वो रख रहे हैं, जो 30 सीटें हैं उनमें से। अब चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे इस पूरे मामले में अब असम का अगर हम रुख करेंगे, ये बंगाली हम दिखा रहे हैं। आइए आपको जल्दी से अब जरा दिखा देते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत में दूसरे दौर के मतदान की एक दिन पहले क्यों
गोत्र गान करने लगी ममता बनर्जी। बीजेपी कह रही है वो डरी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर ये सियासत कैसे धर्म की ही धुरी पर टिकी हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। फिर ममता का चंडी पाठ। सर्व सौभाग्यदायिनी चंड मुंड बोधे देवी चंड मंड भूत बोधे देवी दुर्गा बीज विनाशिनी। पहले हिंदू कार्ड, फिर ममता का गोत्र गान। आखिर ममता बनर्जी के चंडी पाठ से लेकर गोत्र वाले गान की सियासी पिक्चर क्या है? গোত্র আছে সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। क्या बंगाल में हिंदू वोटर के ध्रुवीकरण को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने बड़ा सियासी दांव खेला है? আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মহাশয়, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। बात माँ माटी मानुष की पहचान से शुरू हुई और खुद को शांडिल्य गोत्र का बताकर खत्म। कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है, ध्रुवीकरण के इस चुनाव में वो बीजेपी को उसी के हिंदू कार्ड से शिकस्त दे रही है, या फिर चंडी पाठ से गोत्र जाप तक ममता बीजेपी के एजेंडे पर ही आ गई है। মশাই ঠাকুর মন্দিরের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন মা তোমার গোত্রটা বলবে? আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মহাশয়, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बताया तो बंगाल चुनाव में नई सियासत शुरू हो गई। बीजेपी तो बीजेपी, ममता बनर्जी ओवैसी के निशाने पर आ गई। अब ओवैसी की एंट्री के बारे में बताएं, उससे पहले ममता के गोत्र गान पर बीजेपी का पलटवार समझिए। बीजेपी कह रही है मुख्यमंत्री को नंदीग्राम में हार का डर सता रहा है, सो अब गोत्र बता रही है। गिरिराज सिंह ने तो दीदी के हाव भाव की तुलना रोहिंग्याओं से भी कर दी। जो दुर्गा मूर्तियों को विसर्जन के लिए लाठियां खाते थे, कोर्ट के शरण में जाते थे, रामनवमी में जय श्री राम बोलने के लिए लाठियां खाते थे, आज भी जय श्री राम बोलने पर आपको गुस्सा आता है। ये कौन थे? ये तो सांडिल गोत्र ही थे, उन्हीं के परिवार थे, उन्हीं के कुटुंब थे, उन्हीं के समाज थे। उस दिन क्यों नहीं आया दया जब प्रथम चरण में उनकी जमीन खिसक गई, तब उनको समझ में आया। ममता के गोत्र पर गिरिराज सिंह के बयान पर बड़ा रिएक्शन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का आया। महुआ ने ट्विटर पर लिखा था, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ममता का गोत्र रोहिंग्या बताते हैं। शाबाश, चोटी वाला राक्षस गोत्र होने से तो बहुत बेहतर है। इसके जवाब में गिरिराज सिंह ने कहा, शिखा चुटिया हिंदुस्तान की सनातन सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है और वोट की खातिर सनातन को गाली देना उचित नहीं है। रोहिंग्या के पैर धोते रहिए, जल्द ही हिंदुस्तान जवाब मांगेगा। তো আছে সেটা সান্ডিল্য। सियासी मैदान के वार पलटवार का खेल शुरू हो गया। बीजेपी पिछले चुनाव में राहुल गांधी का गोत्र पूछ रही थी। राहुल के जनेऊधारी ब्राह्मण होने वाले बयान पर सियासी तूफान आया था। सो इन चुनावों में राज्य राज्य ताकत झोंकने वाले AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने तमिलनाडु में प्रचार के दौरान सबको लपेटा। पूछा, मेरे जैसे लोग अब क्या करें जो ना शांडिल्य हैं ना जनेऊधारी, किसी भगवान के भक्त नहीं, चालीसा और पाठ नहीं जानते। My reaction to her statement is that if she is saying that she belongs to an upper caste Brahman Hindu community and that too her gotra is Shandliya, then where should Muslims and Dalits of West Bengal go? Muslims comprise 27% and 22% are Dalits of West Bengal, who are not part of this Varna system. বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্ব সৌভাগ্যদায়িনী। ममता बनर्जी के गोत्र गान पर ओवैसी ने भी हल्ला बोला, लेकिन ममता विरोधियों पर हमला बोलती रही।
नंदीग्राम में युद्ध के मैदान में डटी ममता बनर्जी ने आज चुनाव आयोग के साथ साथ सभी बड़े विपक्षी नेताओं को लोकतंत्र बचाने की गुहार के साथ चिट्ठी लिख डाली है। अब गोत्र भी है, मंदिर है और जय श्री राम का नारा है। बंगाल के सबसे बड़े सियासी संग्राम में सबसे बड़ा चेहरा नंदीग्राम से चुनावी मैदान में है। नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए किसी चुनावी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है और कल जब दूसरे दौर का मतदान होगा और नंदीग्राम की जनता ममता और शुभेंदु अधिकारी की किस्मत का फैसला करेगी तो दोनों ही के लिए मामला आर या पार का होगा। जो निकल गया वो सिकंदर। इंद्रजीत कुंडू, नंदीग्राम, आज तक। सबसे बड़ी सीट नंदीग्राम, रखिएगा इस पर नजर हमारे संग। लेकिन इस बीच अब रुख जरा असम का कर लेते हैं, जहां पर कल 39 सीटों पर वोटिंग होनी है। जो कुल उम्मीदवार हैं वो हम आपको बता रहे हैं 345। कुल वोटर्स बता रहे हैं, पुरुष वोटर कितने हैं और साथ ही महिला वोटर्स देखिए लगभग बराबरी का मामला है, 1 करोड़ के आसपास ही सिर्फ कम दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए 39 सीटों पर ये वोटिंग कल असम में होनी है और इसी के साथ जो 2016 के नतीजे थे वो हम आपको बता रहे हैं। इन 39 सीटों में से 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, 2 पर असम गण परिषद की, AIUDF जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है उस पर 5 सीटों पर जीती थी, कांग्रेस पार्टी 6 और BOPF 4 सीटों पर उनकी जीत दर्ज हुई थी। हम आपको बता दें जो बीजेपी की सीट परिमल शुक्ला वैद हैं, वो सीट जो मंत्री हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो बड़ी सीटें हैं, जो VIP सीट है उनमें से ये है डोलाई, जहां पर परिमल मंत्री हैं इस वक्त और उनकी किस्मत दाव पर है। वहीं रंगिया सीट पर देखिए भावेश करलेता की किस्मत यहां पर दाव पर है। पीयूष हजारिया सीट जागी रोड से पीयूष कटारिया का और अमीनुल हक लश्कर जो कि विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं, उनकी सीट है सोनाई। इन सब पर कल वोटिंग होनी है। आप सोचिए कैसे इन सभी के लिए कयामत की रात बीत रही होगी। लेकिन असम का जिक्र हुआ है तो आइए आपको दिखा देते हैं। राहुल गांधी आज पहुंचे असम चुनाव प्रचार के लिए, कामाख्या मंदिर गए और उन्होंने जमकर बीजेपी को घेरा। वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर थे और उन्होंने कैसे कांग्रेस को लपेटा, इस रिपोर्ट में देखिए। असम में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने पहले कामाख्या मंदिर में हाजिरी लगाई, पूजा पाठ किया और फिर अपने सियासी मिशन पर निकल पड़े। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो कि अपनी सेकेंड लेग ऑफ कैंपेनिंग के लिए असम पहुंचे थे, कल बराक वैली गए थे। बराक वैली में 15 सीट्स जहां से जा रही है सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग के लिए असम में, वहां वो गए थे, उन्होंने कैंपेनिंग किया। आज वो पहुंचे हैं गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में। यहाँ के जो लोकल जो एसएमईज जो लोग हैं कामाख्या देवी को बहुत मानते हैं और ये बहुत ही फेमस टेम्पल माना जाता है गुवाहाटी में। और आज राहुल गांधी भूपेश बघेल जो कि चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ के, उनके साथ पहुंचे हैं। राहुल गांधी के मंदिर दर्शन के इन दृश्यों को असम चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी असम में राहुल गांधी का सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड। यहाँ आपको ये याद रखना है कि असम में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। राहुल और प्रियंका असम में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कोरोना के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं, विकट परिस्थितियां हैं। लगता है वैक्सीन आने के पहले और लॉकडाउन के बाद जो स्थिति थी लगभग वही हालात देश के कई राज्यों में हो गए हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, नेता हो जनता हो, लेकिन नियम का पालन कोई नहीं कर रहा। देश में कोरोना घातक तरीके से बढ़ रहा है। देश में आए कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मामले। 16 दिसंबर के बाद रिकॉर्ड 350 से ज्यादा मौत। भारत में कहीं लॉकडाउन लगा, कहीं लॉकडाउन की तैयारी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश। अमेरिका, ब्राजील और मेक्सिको के बाद भारत का नंबर। भारत में कोरोना की दूसरी लहर कंफर्म है। भारत में यह कोरोना का हाल है और तस्वीरें जो आ रही हैं उससे कोरोना भला कैसे ना फैलेगा। एक तरफ तो सरकारें कह रही हैं मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, त्योहार मत मनाओ, लेकिन देश में कैसे कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। अपनी गिरेबा में भी तो झांकना जरूरी है, चाहे वो नेता हो या जनता। प्रयागराज की होली में कोरोना की धज्जियां उड़ा दी।
मथुरा की होली में सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया। नांदेड़ में होली पर अपना कार्यक्रम मनाने के लिए सिख भिड़ गए। होला मोहल्ला जबरन मनाने के लिए पुलिस वालों पर तलवारें तान दी। चुनावी रैलियों में नेता और जनता बिना मास्क और खचाखच भीड़ में होते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब बिहार में इलेक्शन हो रहा था तो वहाँ पे कोरोना नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रही थी। आज वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रही है, चाहे वो गृह मंत्री हों चाहे और कोई मंत्री हों। तो क्या इन लोगों के समझ में नहीं आता कि कोरोना तेज़ी से फैल रहा है? सिर्फ उन्हीं लोगों के समझ में आएगा जो लोग जहाँ चुनाव नहीं हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कमाल की भाई, देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने के बजाय ये देश के लोगों को अगर सुविधाएं दिलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरों को नसीहत, अपनी फजीहत। देश में कोरोना को लेकर कुछ ऐसा ही चल रहा है। अपना काम बनाने के लिए तो ना कोरोना ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। तस्वीरें ऐसी कि सब कोरोना प्रूफ हो गए हैं और दूसरों के लिए हिदायतों का वार। अब सवाल ये है कि कोरोना से देश कैसे बचेगा, कौन बचाएगा, हम, आप या कोरोना पर तमाम लेक्चर देने वाले। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात इसी पर होगी। आखिर कोरोना कंट्रोल कैसे होगा? आज तक ब्यूरो। तो ये दूसरी लहर का तांडव जो कई राज्यों में आप देख रहे हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। और देखिए, उत्तर प्रदेश से ही खबर आ रही है। लखनऊ में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक साथ कई लोगों का कोरोना से संक्रमित होना। लखनऊ यूनिवर्सिटी के 7 प्रोफेसर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ये ऐसे संकेत हैं कि किस तेजी से, किस रफ्तार से ये बीमारी कई राज्यों में फैल रही है। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की आप परिस्थितियां लगातार देख रहे हैं। लेकिन देखिए, ये यूपी के लखनऊ से, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में 7 प्रोफेसर संपर्क में आए सभी छात्र आइसोलेशन में जाएं, ये कह दिया गया है। तो देखा आपने, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के हालात हो रहे हैं। लगातार महाराष्ट्र की खबरें आप देख ही रहे थे। महाराष्ट्र के अलावा अगर आप देखें तो कई ऐसे राज्य हैं जो कि बहुत ज्यादा कोरोना प्रभावित हो रहे हैं, और कई जगहों पर तो नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि देश में अचानक कोरोना का विस्फोट हो गया, वो भी उस वक्त जब कोरोना वैक्सीन भी आ गई। लोगों ने वैक्सीन लगवाना शुरू भी कर दिया। बहुत दूर की बात नहीं है, इसी साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे। एक दिन में कोरोना मामलों की ये संख्या इस साल सबसे कम थी, और 28 मार्च को दुनिया में सबसे ज्यादा 68,020 नए कोरोना मरीज मिले थे। ये आंकड़ा पिछले 169 दिन में सबसे ज्यादा था। इससे पहले पिछले साल 10 अक्टूबर को 74,418 मामले सामने आए थे। और आज देश में कोरोना के हालात देखिए। कुल मामले 1,21,49,335, कुल डिस्चार्ज 1,14,34,301, कुल एक्टिव केस 5,52,566, कुल मौत 1,62,468, कुल टीकाकरण 6,30,54,353 डोज दी गई। देश के 15 से ज्यादा जिलों में कोरोना की दूसरी लहर भयानक रूप ले चुकी है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। कोरोना का पीक कब आएगा, इस बारे में कोई भी वैज्ञानिक स्पष्ट तौर पर कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसे संक्रमण की दूसरी लहर का शुरुआती दौर माना जा रहा है। हालात ये हैं कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में नए मरीजों का ग्राफ सितंबर 2020 में बने पीक से 2-3 गुना ज्यादा ऊंचा हो गया है। 11 सितंबर 2020 को महाराष्ट्र में कोरोना के 24,886 केस आए थे। 28 मार्च 2021 को महाराष्ट्र में 40,414 केस आए। पंजाब में 25 सितंबर 2020 को कोरोना के 1,442 केस आए थे। 26 मार्च 2021 को पंजाब में 3,122 केस आए। उसी तरह गुजरात में 27 नवंबर 2020 को कोरोना के 1,607 केस आए थे। 27 मार्च 2021 को गुजरात में 2,276 केस आए। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। देश में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी यहीं हो रही हैं। महाराष्ट्र में 30 मार्च को 27,918 नए केस आए और 139 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर
54,422 पहुंच गई, जबकि मुंबई में 4,760 नए मामले सामने आए और 10 लोगों की मौत हो गई। मुंबई और महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां राज्य में कल 27,000 से ऊपर नए कोविड केस सामने आए। वहीं देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई में एक्टिव केसेस का आंकड़ा अब मानो 50,000 को छू रहा है। ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बाजारों में लोग वैसे ही आ जा रहे हैं, नियमों का उल्लंघन हो रहा है और यही कारण है शायद कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने पिछले 10 महीनों में करीब 50 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं सिर्फ उन लोगों से जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना वायरल की नई लहर का एपिसेंटर बनता दिख रहा है और सबसे डराने वाली बात ये कि मुंबई में कोरोना साइलेंट किलर बना हुआ है। मुंबई में हाल में आए 91,000 मामलों में से 74,000 मरीजों में कोरोना के लक्षण ही नहीं दिखे। Citizens of Mumbai, we will continuously try to keep 7,000, 8,000 beds always vacant, and since this second wave, 95% of the cases are coming from non-slums. महाराष्ट्र में इस वक्त लॉकडाउन को लेकर भी भयंकर राजनीतिक तनातनी भी चल रही है। राज्य में नाइट कर्फ्यू पहले से ही चल रहा है। अब आशंका इस बात की भी है कि अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालत इतनी गंभीर है कि देश में छोड़ो पूरे विश्व में जितने देशों में कोरोना की संख्या, बाधितों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें महाराष्ट्र तीसरे क्रमांक पर है। और भारत के जो सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 जिले हैं उसमें से 9 जिले महाराष्ट्र में हैं। तो ये महाराष्ट्र की हालत बहुत ही गंभीर है, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें कोई वाद विवाद नहीं कर सकता है। लेकिन अहम मुद्दा यह है कि केवल महाराष्ट्र में यह हालत क्यों है। पंजाब में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। पिछले 48 घंटों में पंजाब में 5,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और 125 लोगों की मौत हो गई है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 6 अप्रैल तक पंजाब में कोरोना अपने पीक पर पहुंचेगा। चंडीगढ़ के कई इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। एक तरफ कोरोना की रफ्तार जिस गति से बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ अब कहीं ना कहीं लोग भी लापरवाही बरतते जा रहे हैं। चंडीगढ़ का खुड्डा अलीशेर गांव है और यहाँ पर आप देखिए ये जो रस्सी बांधी हुई है, ये पूरा इलाका कैंटोनमेंट जोन बनाया गया है। लेकिन पिछली बार जो कैंटोनमेंट जोन बनाए गए थे उसमें जिस तरीके से सख्ती दिखाई गई थी वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और ये जो रस्सी आप देख सकते हैं, इस रस्सी के अलावा पूरे इलाके को कैंटोनमेंट बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लोग घूम रहे हैं और ये जो घर के लोग हैं इनको कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर भी अभी कैमरे की नज़र से हमने आपको दिखाया कि लोगों ने अभी भी कैंटोनमेंट होने के बाद भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। आप देश में कोरोना से बिगड़ते हालात को समझिए। पंजाब के पटियाला में 44 महिला कैदियों को कोरोना, कानपुर के नारी निकेतन की 12 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव, यूपी के सहारनपुर में कोरोना के चलते सैनिटाइजेशन का काम शुरू, गुजरात के सूरत में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, धारा 144 भी लगाई गई है। 1 अप्रैल से देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना टीका। देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने की अभियान की शुरुआत हुई थी। 30 मार्च तक देश भर में 6,30,54,353 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। आज तक ब्यूरो। और अब जरा आपको बता देते हैं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर लापरवाही का आलम क्या है, केसेस के जरिए समझिए। क्योंकि चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, इन राज्यों के आंकड़े हमने आपके लिए इकट्ठा किए। आपको बताएं सबसे पहले पश्चिम बंगाल, जहां पर 5,303 एक्टिव केस है, मौतें 10,327 यहां पर कुल हुई हैं। तो जहां चुनाव, उन राज्यों की अब हम बात करें। बात असम की करते हैं। 1,846 यहां पर एक्टिव केसेस हैं, मौत 1,104 है। असम के बाद रुख केरल का करेंगे और केरल में आपको बता दें एक्टिव केसेस 24,960, जबरदस्त, और मौत 4,606। यानी आप कह सकते हैं कि ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक। वहीं तमिलनाडु को आप देखें तो 14,846 है और मौत का आंकड़ा 12,700 है। ये उन राज्यों के हम आपको बता रहे हैं जहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं। पुडुचेरी 1,011 एक्टिव केसेस और
मौत 682। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तमाम खबरें जारी हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।